हेलो गाइस, प्रगति आइडिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति के सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध में जो दो भागों में बट गया था, एक था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। ठीक है, इसी को हमने द्विध्रुवीय व्यवस्था का नाम दिया है। द्विध्रुवीय व्यवस्था में विश्व जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी प्रभाव पड़ा। फिर 1945 से 1955 तक कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था रही थी और 1960 में लघु ध्रुवीय व्यवस्था बदल गई थी। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और कई देश थे जिन्होंने तटस्थता की नीति बनाई थी, उसे बहुध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया था। फिर समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर जिसको बोलते हैं, वो 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। समाजवादी क्रांति को बोल्शेविक की क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, यानी कि अमेरिका को छोड़ के सोवियत संघ अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पर था। वहाँ की संचार प्रणाली भी काफ़ी उन्नत थी। वहाँ पे विशाल ऊर्जा के साधन भी थे, खनिज तेल भी थे, लोहा इस्पात और मशीनरी भी उपलब्ध थी। ठीक है, 1917 के दशक में सोवियत संघ में केवल एक दल था जिसको कम्युनिस्ट पार्टी का शासन बोला जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी का दल था, उसी का शासन रहा था और कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 साल तक सोवियत संघ पर राज किया था, शासन किया था। सोवियत संघ का अन्य 15 गणराज्यों को मिलकर बनाया गया था, जिसको हम वार्सा पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1980 के दशक में दोनों महाशक्तियों में शक्ति के लिए संघर्ष चलते रहे, हथियारों की दौड़ चलती रही। सारा ध्यान जो है वो परमाणु हथियार बनाने पर रहा था और इसी में अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था और सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा सी गई थी, जिससे सोवियत संघ का विघटन का मुख्य कारण माना जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव ने खुलेपन की नीति अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोद के नाम से आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए थे। ठीक है, फिर है, मिखाइल गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने में पश्चिम की बराबरी की। ठीक है, प्रशासन में थोड़ी सी ढील दी, जिससे जो गणराज्य थे उन्होंने राज्य की स्वतंत्रता और राष्ट्रवादी जो संप्रभुता की भावनाएं थी वो उनमें उभर के आ गई और उन्होंने अलग राज्य की मांग कर दी थी। सोवियत संघ के कुछ गणराज्य जैसे बाल्टिक और जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, वे बाल्टिक क्षेत्र के देश और पूर्वी यूरोप, वे यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य बनना चाहते थे। ठीक, 1989 में जो शीत युद्ध का मुख्य केंद्र था वह थी जर्मनी की दीवार, जिसको बर्लिन की दीवार बोला जाता है। 9 नवंबर 1989 को वो गिरा दी गई और उसमें इससे पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। इन सब कारणों से 1990 में सोवियत संघ का पतन हो गया। अब सोवियत संघ इस हालत में नहीं था कि वो सब गणराज्यों को नियंत्रित कर सके और जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है उसकी भी काफ़ी खराब हालत हो गई थी। फिर सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद की ओर संक्रमण किया। पूंजीवाद की ओर संक्रमण, इस एक खास मॉडल को अपनाया जिसको हम शॉक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। जी, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इसको शॉक थेरेपी का नाम दिया था, पूंजीवाद की ओर संक्रमण को। ठीक है, 1951 में यूगोस्लाविया का पतन हो गया था और वो कई प्रांतों में बट गया था। ठीक, मध्य एशिया का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो 2001 तक संघर्ष और तनाव का मुख्य केंद्र बना रहा था। पूर्व मध्य एशिया में 2001 तक संघर्ष रहा था और रूस के जो गणराज्य ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। फिर तजाकिस्तान में लगभग 10 वर्ष 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा। उज्बेकिस्तान में हिंदी फिल्मों की धूम रहती है, वे लोग भारतीय लोगों को पसंद करते हैं और खासी संस्कृति का निवास। उज्बेकिस्तान हिंदी फिल्मों के दीवाने हैं। वहाँ पर राजकुमार और जो हिंदी अभिनेता हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, घर घर में जाने जाते हैं। ठीक है, फिर है रूस और पूर्व सोवियत संघ के सभी गणराज्यों में हिंदी फिल्मों के नायक राजकुमार घर घर जाने जाते हैं। रूस और भारत के बहुध्रुवीय विश्व निर्माण करना चाहते हैं। जो रूस और भारत हैं वे दोनों बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना चाहते थे, ना तो एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण करना चाहते थे, ना ही द्विध्रुवीय का। भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत और रूस के बीच सामरिक समझौते से दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे बन गए हैं। हथियारों की खरीद हुई, व्यापार, अंतरिक्ष, उद्योग, परमाणु योजना जैसे कई क्षेत्र हैं
जहाँ पर दोनों के मध्य संबंधों को देखा जा सकता है। एक समय पर ऐसा भी बोला जाता था कि भारत ने सोवियत संघ की अधीनता स्वीकार कर ले, यानी वो उस गुट में शामिल हो गया है, लेकिन ये सिर्फ एक मात्र आलोचना ही थी। ठीक है, फिर कुछ पॉइंट और हैं। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बट गया, एक गुट अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ये पहले भी पता चल 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के साथ द्विध्रुवीयता का अंत हो गया और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर आया था। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में बनी थी और 9 नवंबर 1989 को तोड़कर पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का एकीकरण हो गया था। फिर सोवियत प्रणाली जो है वो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, राजा द्वारा नियंत्रित और साम्यवादी दल के अलावा अन्य राजनीतिक दल के लिए जगह नहीं थी। सोवियत प्रणाली क्या थी, अब इसमें ये बताएगा। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं बता रखी है। उसमें क्या है, उसमें योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है और सारे के सारे जो है वो राज्य द्वारा नियंत्रित है। साम्यवादी दल के अलावा वहाँ पे और कोई दल नहीं होता। ठीक है, संचार प्रणाली वो उन्नत होती है और लेकिन उस पर सरकार का एक अधिकार होता है। सरकार के खिलाफ वहाँ पर बोलने की किसी को मंजूरी नहीं होती। बेरोजगारी नहीं होती है, लेकिन नौकरशाही का शिकंजा सख्त हो जाता है। ठीक है, नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति है। जैसे वहाँ पे मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो नॉर्मली प्रोवाइड हो जाती थी। ठीक है, उसकी गारंटी सरकार देती है, राज्य देता है। यानी कि 1970 के दशक के अंत में सोवियत व्यवस्था है वो लड़खड़ा गई थी। अब है दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया किसको कहा गया? पूर्वी यूरोप के देश जो समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाले गए थे उनको समाजवादी खेमे में के देश या फिर दूसरी दुनिया के देश कहा गया था। यानी कि वो थे तो पूर्वी यूरोप के देश, लेकिन उन्होंने समाजवादी प्रणाली को अपनाया था, इसीलिए वो दूसरी दुनिया के देश कहे गए थे। मिखाइल गोर्बाचेव जो 1980 के दशक के मध्य में यूएसएसआर की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने थे और देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति इन्होंने चलाई थी। मिखाइल गोर्बाचेव थे वो 1980 के दशक में 1985 में बने थे वो। ठीक है, और उन्होंने आर्थिक राजनीतिक सुधार लोकतंत्रीकरण उनकी जो नीतियाँ थी उनके नाम भी आपको बताए हैं, पेरेत्रोश्का और ग्लासनोस्त। ठीक है, सोवियत संघ के भीतर संकट गहरा था, विघटन की गति तेज। दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 बड़े गणराज्यों ने रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत की समाप्ति की घोषणा की थी। सबसे पहले रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की स्थापना की थी। स्वतंत्र राज्यों का जो राष्ट्रकुल था उसको CIS बोला गया। अब परिदृश्य पर 15 नए गणराज्य सामने आए थे। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या थे? पहला तो था कि नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं थे वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, फिर जो सोवियत प्रणाली है उस पर नौकरशाही का शिकंजा हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी पर अंकुश लग गया था। गोर्बाचेव ने जो सुधार किए थे उनका विरोध होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है वो गतिरुद्ध हो गई थी और उपभोक्ता वस्तुओं की उनमें कमी हो गई थी वहाँ पे। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक जो संस्थाएं थे वे कमजोरियों के कारण जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहे थे। संसाधनों का अधिकांश हिस्सा वो परमाणु हथियार और सैन्य सामान पर खर्च हो रहा था। नागरिकों को जानकारी हो गई थी कि सोवियत राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से बेहतर नहीं है। प्रशासन गतिरुद्ध हो गया था, भ्रष्टाचार फैल गया था और सत्ता का केंद्रीकरण था। ठीक है, राष्ट्रवादी भावनाओं व संप्रभुता की इच्छाओं का अभाव हो गया था। गोर्बाचेव की जो खुलेपन की नीति थी उसके कारण जो गणराज्यों में राष्ट्रीय भावनाओं और संप्रभुताओं का इच्छाओं का उभार हो गया था। रूस की प्रमुखता थी, यानी कि 15 गणराज्यों का एक समूह था सोवियत संघ, लेकिन फिर भी आखिरी फैसला रूस का माना जाता है। रूस की प्रमुखता थी वहाँ पे। ठीक है, फिर सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, इसके परिणाम क्या हुए थे? पहला तो था शीत युद्ध का जो दौर था वहाँ पे संघर्ष की समाप्ति हो गई थी। फिर जो एक ध्रुवीय विश्व बन गया था, अमेरिका का वर्चस्व हो गया था, मतलब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन के रह गई थी। हथियारों की जो होड़ चली हुई थी वो समाप्त हो गई थी। ठीक है, सोवियत खेमे में जो 15 देश थे वो अलग अलग हो गए थे और नए 15 गणराज्यों का उदय हो गया था। रूस जो है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था। ठीक,
फिर विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव हुए थे, विश्व एक ध्रुवीय होने की संभावना बढ़ गई थी। विश्व परिदृश्य पर नए देशों का उदय हो गया था, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गए थे और पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व साबित हो गया था। ठीक है, फिर है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है, इसका इसका शाब्दिक अर्थ जो था वो था आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि पहले चोट मारो फिर उसी पर दवाई लगाओ। तो रूस, मध्य एशिया के जो गणराज्य और पूर्वी देशों की यूरोप के जो देश थे वो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की एक प्रक्रिया थी। ठीक है, और इस खास मॉडल को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाया गया था। ये मॉडल था, ये सफल नहीं हुआ था, लेकिन इस मॉडल का नाम जो था वो शॉक थेरेपी दिया गया था। ठीक, शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी? शॉक थेरेपी की विशेषताएं थी, मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व था। ठीक है, यानी कि जो राज्य का था वो प्रमुख रूप था वो निजी स्वामित्व था। ठीक है, राज्य की संपदा है उसका निजीकरण हो गया था। सामूहिक फार्म है उनको निजी फार्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपना लिया गया था। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता कर दी गई थी। पूंजी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव हो गया था। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव हो गया था। पूंजीवादी अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। पूंजीवाद के अलावा किसी भी और व्यवस्था को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ये थी शॉक थेरेपी की विशेषताएं। फिर है लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं हुआ। वित्तीय संस्थान और ई-कॉम जैसे जो बैंक थे उनका दिवालिया निकल गया। इसको इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। कमजोर संसद और राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां दी गई, जिसे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन हुआ। ठीक है, फिर संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। संघर्ष और तनाव के क्षेत्र कौन से थे? पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी ज्यादा हो गई। रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान, जहाँ पर हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। ठीक है, फिर चेकोस्लोवाकिया है उसको दो भागों में बांटा गया, एक चेक और दूसरा स्लोवाकिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र क्या थे? बाल्कन क्षेत्र थे जो युगोस्लाविया गणराज्य है बाल्कन का, उसमें गृह युद्ध हुआ और उसको कई प्रांतों में बांट दिया गया, जैसे थे बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया। फिर बाल्टिक क्षेत्र आया। बाल्टिक क्षेत्र में जो लिथुआनिया था उसने 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, इन तीनों ने 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे और 2004 में वो नाटो में शामिल हो गए थे। ठीक है, मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला, 2001 तक। ठीक है, और अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं, इसीलिए यहाँ से इस क्षेत्र में बाहरी जो ताकतें हैं, तेल कंपनियां हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर है पूर्व साम्यवादी देश और भारत के संबंध कैसे थे? ठीक है, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ संबंध थे, यानी बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों पर वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इन दोनों की जो खासियत थी, मतलब इन दोनों में संबंध अच्छे थे, उसके कारण क्या कहते हैं, एक तो सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों पर वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, भारत रूसी हथियारों का खरीदार है। रूस से तेल का आयात होता है। परमाणविक योजना और अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद मिलती है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश चल रही है। गोवा में दिसंबर 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसमें रूस और भारत के बीच 17वें वार्षिक सम्मेलन में नरेंद्र मोदी और रूस के व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियाँ थी वो क्या थी? मिखाइल गोर्बाचेव ने
85 में सोवियत संघ की शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सुधार किए थे। इनमें से 3 नीतियाँ अपनाई थी उन्होंने। पहली थी उस्कोर ने, जिसको त्वरण भी बोलते हैं, अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गुणात्मक दृष्टि से नई अवस्था की ओर ले जाना। ठीक है। फिर था प्रीस्ट्रोइका, जिसको कहते हैं पुनर्गठन। इसके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया था। तीसरी थी ग्लासनोस्त, यानी कि खुलेपन की नीति। नागरिकों को यह अधिकार दिया गया था कि वे सार्वजनिक विषयों पर खुलकर विचार विमर्श करें।